नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो आया है रिट सी नंबर 2652/9 ऑफ 2025। यह केस राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण और मुआवजे के विवाद से जुड़ा है और इस फैसले ने बहुत साफ साफ कर दिया है कि मुआवजे के मामले में जमीन मालिक सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, उन्हें मध्यस्थता की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। तो चलिए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या था, क्या क्या हुआ और अंत में कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। रामशंकर यादव और एक अन्य व्यक्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 3 अन्य। यह मामला उन सभी जमीन मालिकों की कहानी है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए 7 साल तक संघर्ष किया। रामशंकर यादव हाथरस जिले के गौसगंज गांव में रहते हैं और उन्होंने 14 नवंबर 2007 और 29 मई 2008 को 2 अलग अलग पंजीकृत बिक्री पत्रों के माध्यम से मौजा इकबालपुर में अपनी जमीन खरीदी थी। ये दोनों प्लॉट गाटा नंबर 267 के नाम से दर्ज थे और प्रत्येक लगभग 0.23 हेक्टेयर का था। जब रामशंकर ने ये जमीनें खरीदी तो उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 143 के तहत इन्हें कृषि से गैर कृषि आबादी भूमि में बदलने के लिए आवेदन किया। यह आवेदन सिकंदराराव की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष केस नंबर 10 के रूप में दर्ज किया गया था और 31 जनवरी 2008 को उन्हें सफलता मिली। आदेश पारित किया गया और उनकी जमीन को आधिकारिक रूप से गैर कृषि भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली परेशानी। 2018 में यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 अलीगढ़ कानपुर सेक्शन किलोमीटर 165 से 186 तक के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यवाही शुरू की। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A के तहत एक अधिसूचना 9 मार्च 2018 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई और यह अमर उजाला और द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे दैनिक समाचार पत्रों में 16 मार्च 2018 को भी प्रकाशित की गई। फिर 5 जुलाई 2018 को धारा 3D के तहत एक घोषणा जारी की गई जिसमें 25 जुलाई 2018 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। इन सभी अधिसूचनाओं में यह स्पष्ट लिखा था कि जिन भी लोगों की जमीनें इस अधिग्रहण से प्रभावित होंगी वे अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। रामशंकर की जमीन भी इसी अधिग्रहण के अंतर्गत आ गई थी। 11 जुलाई 2018 को रामशंकर ने सक्षम अधिकारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देखिए मेरी जमीन तो 31 जनवरी 2008 को ही गैर कृषि भूमि में बदल दी गई थी, इसलिए आप मुझे कृषि दर से नहीं बल्कि गैर कृषि आबादी भूमि के दर से मुआवजा दीजिए। लेकिन सक्षम प्राधिकारी को रामशंकर की बातें पसंद नहीं आईं। 13 दिसंबर 2018 को उन्होंने अपना आदेश जारी किया और रामशंकर की जमीन को कृषि भूमि मानते हुए मुआवजा निर्धारित कर दिया।
यहीं से रामशंकर का कानूनी संघर्ष शुरू हुआ। असंतुष्ट होकर रामशंकर ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G5 के तहत एक मध्यस्थता याचिका दायर की। यह याचिका आर्बिट्रेशन पिटीशन नंबर 7 ऑफ 2020 के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने दायर की गई थी। लेकिन 12 जून 2020 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया? उन्होंने रामशंकर की याचिका को खारिज कर दिया और 13 दिसंबर 2018 के पुराने आदेश को बरकरार रखा। अब रामशंकर के पास एक ही रास्ता था, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत कोर्ट में जाना। 13 मई 2022 को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। हाथरस की स्पेशल जज कोर्ट SC/ST एक्ट ने अपने फैसले में रामशंकर की याचिका को स्वीकार किया, पिछले मध्यस्थ के फैसले को रद्द कर दिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह इस मामले को फिर से सुने और नया फैसला दे। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन भारतीय कानून प्रणाली की लंबाई तो अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फिर से सुनवाई की और नया आदेश जारी किया। इस बार उन्होंने अपना पिछला आदेश पलट दिया और कहा कि रामशंकर की जमीन को वास्तव में गैर कृषि भूमि माना जाना चाहिए था और इसे कृषि दरों पर मुआवजा देना गलत था। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि NHAI यहीं शांत बैठ गया? बिल्कुल नहीं। NHAI ने मिस्क एप्लीकेशन नंबर 97 ऑफ 2022 दायर किया और हाथरस की डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील दायर की। 10 सितंबर 2024 को डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना आदेश दिया। उन्होंने 21 जुलाई 2022 के फैसले को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। 13 दिसंबर 2018 के मूल आदेश को बहाल किया, लेकिन साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक विशेष निर्देश दिया। हाँ, आप जमीन को गैर कृषि मानो, लेकिन फिर से गणना करो और गैर कृषि दरों के आधार पर मुआवजा तय करो। अंत में 3 जुलाई 2025 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना अंतिम आदेश सुनाया। इस बार उन्होंने रामशंकर की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया और मुआवजा बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया। जमीन को मुख्य सड़क से 6 मीटर की दूरी पर गैर कृषि भूमि मानते हुए। लेकिन रामशंकर को यह भी संतोषजनक नहीं लगा, क्योंकि 26 जून 2025 को डेप्यूटी रजिस्ट्रार सिकंदरा राव ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि फेज 3 की जमीन के लिए स्टाम्प ड्यूटी के उद्देश्यों के लिए सर्किल रेट 14,500 और 12,000 प्रति वर्ग मीटर है। तो रामशंकर सोचते हैं, अगर सर्किल रेट तो 14,500 है तो मुझे 4,000 ही क्यों मिला? इसी वजह से रामशंकर ने सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी। उन्होंने हाई कोर्ट से कहा, कृपया सिरेटोरियो के माध्यम से 3 जुलाई 2025 के आदेश को रद्द कर दीजिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दीजिए कि वह फेज 3 के सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा तय करें। यह रिट याचिका रिट सी नंबर 26,529 ऑफ 2025 के नाम से दर्ज हुई और इसी में आया इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जज बेंच के सामने, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता। अब सवाल यह था, क्या हाई कोर्ट रामशंकर की याचिका सुन सकता है? क्या उन्हें पहले मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कोर्ट में जाना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल था। कोर्ट ने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3G5 और 3G6 में क्या लिखा है। धारा 3G5 कहती है कि अगर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया मुआवजा किसी को स्वीकार्य न हो तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा मुआवजा तय किया जाएगा। और धारा 3G उपधारा 6 यह साफ कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के सभी प्रावधान इस अधिनियम के तहत हर मध्यस्थता पर लागू होंगे।
कोर्ट ने कहा, देखिए, संसद ने यहाँ एक पूर्ण वैधानिक योजना बनाई है। मुआवजे के विवाद को पहले सक्षम प्राधिकारी के पास जाना है, फिर मध्यस्थता के पास, और अगर वहां भी संतुष्टि न मिले तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत उचित न्यायालय के समक्ष आवेदन करना है। यह प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि मामले विशेषज्ञ आर्बिट्रेटर्स के पास जाएं, न कि सीधे हाई कोर्ट में भर जाएं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस छबिल दास अग्रवाल के केस का हवाला दिया और कहा कि जब एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो हाई कोर्ट को अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट यह भी समझता है कि डॉक्टर राजीव सिन्हा का एक डिवीजन बेंच फैसला है जहां हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेटर के फैसले को रद्द किया था, लेकिन कोर्ट कहता है उस केस में आर्बिट्रेटर ने पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट जज के निर्देशों की अवहेलना की थी और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर दिया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आर्बिट्रेटर ने डिस्ट्रिक्ट जज के निर्देश को माना है। उन्होंने जमीन को गैर कृषि माना, मुआवजा बढ़ाया, हालांकि रामशंकर के अनुसार कम है, और एक विस्तृत रीजन्ड ऑर्डर दिया है। अब सवाल, क्या मुआवजे की रकम कम होना एक कानूनी दोष है? कोर्ट कहती है, नहीं, मुआवजे की राशि से असंतुष्टि एक तथ्यात्मक विवाद है, एक कानूनी प्रश्न नहीं। इसे धारा 34 के तहत फैसला किया जाना चाहिए, जहां अदालत आर्बिट्रेटर के फैसले को देख सकती है कि क्या वह लोक नीति के विरुद्ध है, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है या पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है। कोर्ट एक और अहम बात कहता है, सर्किल रेट सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी के उद्देश्यों के लिए निर्देशक मानक है, ये जमीन के मुआवजे में सीधे लागू नहीं होते। कंपनसेशन निर्धारित करते समय कई कारक देखने पड़ते हैं, जमीन की वास्तविक स्थिति, बाजार में तुलनीय बिक्री, जमीन की क्षमता, विकास की संभावना आदि। यह सब तथ्यों के मामले हैं जो आर्बिट्रेटर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कोर्ट फिर कहता है कि अगर हर कोई सीधे हाई कोर्ट आने लगे तो क्या होगा? पूरे देश में सैकड़ों किलोमीटर राजमार्ग बन रहे हैं, हजारों लोगों की जमीनें ली जा रही हैं। अगर हर संतुष्ट जमीन मालिक सीधे हाई कोर्ट में आ जाए तो हाई कोर्ट तो मामलों से भर जाएंगे। यह न केवल न्यायिक प्रशासन को बाधित करेगा बल्कि संसद द्वारा स्थापित मध्यस्थता प्रक्रिया को भी कमजोर करेगा। 15 अक्टूबर 2025 को जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने जजमेंट लिखा, और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने अपना फैसला सुनाया। यह रिट याचिका मेंटेनेबल नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा, हालांकि रामशंकर को धारा 34 के तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुसार उपाय अपनाने की छूट दी जाती है, अगर वे विधि मान्य हैं तो निर्धारित समय सीमा के अंदर। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कोर्ट ने रामशंकर के दावे की मेरिट पर या मुआवजे की पर्याप्तता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। यह प्रश्न अलग से धारा 34 कार्रवाई में फैसला किया जाएंगे। तो दोस्तों, यह था रामशंकर यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पूरा मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला बहुत साफ और तर्कसंगत है। कोर्ट यह कह रहा है कि मुआवजे के विवाद में एक तय कानूनी प्रक्रिया है और सीधे हाई कोर्ट आना तभी संभव है जब कोई असाधारण परिस्थिति हो। यह फैसला न केवल रामशंकर के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सभी जमीन मालिकों को यह संदेश देता है कि अपने अधिकारों के लिए सही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अगर आपकी भी जमीन किसी राजमार्ग के लिए ले ली गई है या भविष्य में ली जाए तो आप पहले सक्षम प्राधिकारी से सीधे सवाल उठाइए, फिर मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाइए, और अगर मध्यस्थ का फैसला भी गलत हो तो धारा 34 के तहत कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए। लेकिन याद रखिए, सीधे हाई कोर्ट केवल असाधारण परिस्थितियों में ही आया जाए। यह है भारतीय कानून की व्यवस्था।
अगर आपको यह कानूनी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछें। कानून से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं अगली वीडियो में।